हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि न्यूक्लियोरिफिकेशन ऑफ इटली, मतलब इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आइए इस चैप्टर के जो आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का है, उसका ये टॉपिक है, इसको हम आज अच्छे तरीके से देखते हैं। समझते हैं हर एक चीज जो है, और पॉइंट टू पॉइंट जो है हर एक चीज कैसे लिखना है आपको, ये भी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे टॉपिक क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मतलब जो इटली है उसका एकीकरण जो है कैसे हुआ। ठीक है, तो उसको समझने से पहले एकीकरण कैसे हुआ, तो पहले वो समझ लेते हैं कि कैसे वो डिवाइड था, मतलब किस चीज को हमें यूनिफाई करना था, अखंड इटली हमें कैसे बनाना था, उसके पहले क्या था वो, ये चीज हम समझ लेते हैं। तो आप ये जब इसमें देखेंगे, इस मैप में, ये मैप अगर आपको शो हो रहा होगा तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है, कुछ रीजन्स देख रहे होंगे आप, बटा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पिंक कलर का ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन आप देख रहे हैं पिंक कलर का। फिर उधर ऊपर जो है ये ग्रीन कलर का है। फिर ये बीच में आप देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर का है। फिर इधर लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये आपका ब्लू कलर का है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन था, यानी ये पीडमोन का रीजन इधर आप देखेंगे, और ये सार्डिनिया का रीजन, ये जो रीजन था इसमें इसको सार्डिनिया पीडमोन बोला जाता था। और इसमें जो एक्चुअल रूलर थे, मतलब जो इटली के आपके एक्चुअल रूलर थे, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन पार्ट आप जो देख रहे हो, यानी कि लंबार्डी और वेनेशिया का जो रीजन था, यहाँ पे आपका जो ऑस्ट्रियन का हैब्सबर्ग एम्पायर जो था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का आपका हैब्सबर्ग अंपायर यहाँ पे रूल कर रहा था। ठीक है, कहाँ पे, ये ग्रीन पार्ट आप यहाँ पे अपर साइड में देख रहे हैं, मतलब नॉर्दर्न साइड पे जो है किसका रूल था, हैब्सबर्ग अंपायर का, जो कि ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, फिर साउथ में आप देखोगे, साउथ पार्ट जो इसका है, जिसको बोला जाता है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ठीक है, साउथ पार्ट जो है जिसको बोला जाता है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इस पे रूल था किसका, इस पे रूल था जो बर्बन डायनेस्टी थी स्पेन की। ठीक है, बर्बन डायनेस्टी जो स्पेन की थी, आप इसे कैसे, बर्बन डायनेस्टी थी या बर्बन किंगडम का। ठीक है, बर्बन किंगडम ऑफ स्पेन, इनका रूल हुआ करता था कहाँ पे, ये जो आपका साउदर्न पार्ट है इटली का। ठीक है, और बीच में आप देख रहे होंगे जो आपका ये ऑरेंज कलर का है, यहाँ पे पेपल स्टेट था, यानी पोप के अंडर था ये। वहाँ पे जो क्रिश्चियन थे, पुजारी थे जिसको बोलते हैं, उसके पोप के अंदर में था ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इटली जो था उस समय डिवाइड था, मतलब सार्डिनिया पिडमोंट का जो रीजन था, इस पे जो है इटली के जो एक्चुअल में रूलर थे, जिसका नाम विक्टर इमैनुअल था, वो रूल कर रहे थे। बाकी जो है नॉर्दर्न पार्ट पूरा जो है हैब्सबर्ग एम्पायर भी कंट्रोल में था, जो कि ऑस्ट्रिया का था। उसके बाद बीच में आपका ये पेपल स्टेट, यानी फिर इस क्या बोलते हैं, पोप के अंडर में था ये। और नॉर्थ साउदर्न पार्ट जो था, यानी जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था, ये जो किसके अंडर में था, बर्बन डायनेस्टी या बर्बन किंगडम ऑफ स्पेन के अंदर में था। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। आइए आगे समझते हैं। क्या देखो, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली जो था 7 स्टेट में डिवाइड था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 स्टेट में इस तरीके से डिवाइड था, इन विच ओनली सार्डिनिया पीडमेंट वॉज रूल्ड बाई अ इटालियन प्रिंसले हाउस। और इसमें से जो 7 स्टेट था, उसमें से केवल सार्डिनिया और पीडमेंट में ही जो है आपके इटालियन रूलर जो थे, या इटालियन प्रिंसले हाउस थे, वो रूल कर रहे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या देखिए, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्टेड विद द सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय द गुस्बी मैजनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इटली के यूनिफिकेशन में। ठीक है, इटली के यूनिफिकेशन में गुस्बी मैजनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जिनेवा में इनका जो क्या होता है, जिनेवा में इनका बर्थ होता है कब, 1807 में। ठीक है, 1807 में इनका जो है बर्थ होता है, जन्म होता है। और इन्होंने दो सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी थी, जिसका नाम क्या था, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप की दो सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज इन्होंने फॉर्म करी थी। और 1831 एंड 1848 में इन्होंने ट्राई किया था जो है इटली को यूनिफाई करने का। ठीक है, 1831 में एंड 1848 में इन्होंने ट्राई किया था कि इटली को यूनिफाई किया जाए। उसके लिए इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जिसका नाम यंग इटली और यंग यूरोप था। बट उस चीज में ये फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, मतलब ये यूनिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फिर कौन, द विक्टर इमैनुअल सेकेंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई इटली। मतलब जो सार्डिनिया पीडमोंट का आपका जो रूलर था, वो अब जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं जो है अब इटली को पूरा अखंड इटली या फिर यूनिफाई करूंगा। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, तो फिर जो अब इसका अगला जो चीफ मिनिस्टर है किसका, जो चीफ मिनिस्टर है किसके, बताइए,
चीफ मिनिस्टर आपके विक्टर इमैनुअल के, जिसका नाम क्या है, कैमेलियो कैमेलियो काउंट डी कैबोर, ये नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये भी, क्या बोलिए, काउंट डी कैबोर, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर है, किसके चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है आपके, ये चीफ मिनिस्टर है आपके विक्टर इमैनुअल के, विक्टर इमैनुअल पे, ठीक है। विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो आपके सार्डिनिया पिडमेंट का जो रूलर था, वो उससे चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर यानी कैमोर से बोलते हैं कौन, सार्डिनिया पिडमेंट के रूलर यानी विक्टर इमैनुअल। वो इससे बोलते हैं कि आप हमें जो है ये नॉर्दर्न पार्ट जो ऑस्ट्रिया का हैप्सबर्ग एम्पायर था, उसको जो है मुझे फ्री करके, मतलब डिक्रीट करो उन लोगों को और उसको यूनिफाई करके मुझे दो, ये इसको ऑर्डर देता है, ठीक है। तो कैन डिवोर क्या करता है, कैन डिवोर जो था वो एक डिप्लोमेट पर्सन था। डिप्लोमेट पर्सन मतलब क्या होता है, डिप्लोमेट मतलब ये होता है कि गुड रिलेशन थे किसके साथ, उसके गुड रिलेशन थे आपका फ्रांस के साथ, ठीक है। फ्रांस के साथ उसका जो क्या था, गुड रिलेशन था। तो उसकी हेल्प से, मतलब फ्रांस की हेल्प से वो डिफीट, मतलब उसके ऊपर अटैक करना, किसके ऊपर, हैब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर, अटैक ऑन हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, with the help of France in, कब करता बताइए, हम्म, तब करता है 1859 में, 1859 में ये अटैक करता उसको और किसी रीजन को पूरा ये कब्जे में कर लेता, पूरा इस रीजन पे जीत जाता, मतलब विक्ट्री भी इसकी होती है, गॉड विक्टोरियस, विक्ट्री भी इसी को मिलता है, ठीक है। विक्ट्री भी किसकी होती है, कैबोर की। मतलब एक आपका डिप्लोमेट पर्सन है, डिप्लोमेट मतलब ये होता है कि जो उसके रिलेशंस थे वो अपने अदर कंट्रीज से, फ्रांस के साथ उसके बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। और इसके बारे में एक लाइन और आपको याद रखनी है कि ना ही ये रिवॉल्यूशनरी था, ठीक है, ना ही ये रिवॉल्यूशनरी था, नॉर अ डेमोक्रेट, ना ही ये डेमोक्रेट पर्सन था, मतलब कि डेमोक्रेसी इसको चाहिए उसके बाद फिर, या फिर रिवॉल्यूशनरी क्रांति लाना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उसका वो चीफ मिनिस्टर था, उसके जो है, जो आपका कह सकते हो रूलर जो था, जो किंग था, उसने उसको ऑर्डर दिया था कि ये करना है, तो इसलिए वो जो क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, हैब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आया, विक्टर इमैनुअल जो था वो चार्ज देता है किसको, आपके जो काउंटी कैबोर है उनको चार्ज देता है, जो कि चीफ मिनिस्टर है। तो वो क्या करता है, एक डिप्लोमेट पर्सन होता है और वो जो है जाके फ्रांस के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है और उसकी हेल्प से जो है ऑस्ट्रिया के ऊपर, जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो तो उस समय था, उसके ऊपर अटैक करता है और उसको डिफीट करके वो पूरा रीजन जो है इटली में शामिल कर लेता है, ठीक है। तो समझ में आया काउंटी कैबोर का रोल क्या था, काउंटी कैबोर का रोल क्या था, ये चीजें क्लियर है, आपका पेपर में पूछा जाएगा काउंटी कैबोर का रोल बताइए। तो ये आप कह सकते हैं कि वो एक डिप्लोमेट पर्सन था और वो ना तो कोई रिवॉल्यूशनरी था, ठीक है, ना ही वो रिवॉल्यूशनरी था और ना ही कोई डेमोक्रेट था। वो जो है एक क्या था, चीफ मिनिस्टर था किसका, अपना विक्टर इमैनुअल का, और वो डिप्लोमेट पर्सन था, इसलिए उसका गुड रिलेशन था किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो वो क्या करता है, हैब्सबर्ग एम्पायर पे अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, एंड उस पे जो है आपका जो ये नॉर्दर्न पार्ट था, उस पे जो है पूरा तरीके से डिबेट करता है उन लोगों को, और उसको जो है अपने यूनिफाइड इटली में शामिल कर लेता है, ठीक है। इतना चीजें आपको इसमें बताना है। फिर आपका बचता है आपका जो ये साउथ वाला, साउदर्न पार्ट जो है, ठीक है। साउदर्न पार्ट के लिए जो उसको असाइन करता है एक आदमी को, जिसका नाम है गुसेपी गैरीबाल्डी, गुसेपी गैरीबाल्डी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। गुसेपी गैरीबाल्डी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। जो आपके विक्टर इमैनुअल है वो साउदर्न पार्ट के लिए चार्ज देते हैं किसको, गुसेपी गैरीबाल्डी को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गुसेपी गैरीबाल्डी ये क्या करते हैं, एक पहले तो ये आर्मी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, एक आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ये। उस आर्मी का नाम आपको याद रखना है, जिस कलर में लिखा जा रहा है उसी कलर का नाम है रेड शर्ट आर्मी, ठीक है, रेड शर्ट आर्मी। रेड शर्ट आर्मी का ये जो है एक फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक आर्मी बनती है पूरी, जितनी जो शर्ट पहने होते हैं सब रेड इधर उधर होता है। तो रेड शर्ट आर्मी का फॉर्मेशन कौन करता है, गुसेपी गैरीबाल्डी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है 1860 में जो अटैक किया किसी ऊपर, 1860 में अटैक किया किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जो जिसके अंदर में था, किसके अंदर में था बताइए, कमेंट करिए, बर्बन किंगडम ऑफ स्पेन, ठीक है।
तो उसके ऊपर अटैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल प्लीजेंट, विद द हेल्प ऑफ लोकल प्लीजेंट। जो वहाँ का लोकल पीजेंट्स, वहाँ का जो लोकल किसान थे, वहाँ पे स्थानीय किसान थे, उनकी सहायता से जो है ये क्या करते हैं, ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जिसके अंडर में था, यानी बर्बर डायनेस्टी जो थी, बर्बन किंगडम जो था स्पेन का, उसके ऊपर अटैक करते हैं और 1860 में जो है ये सफल होते हैं, इसमें विक्ट्री मिलती है इनको, ठीक है, विक्ट्री मिलती है, ठीक है, ये विक्ट्री होती है। और फिर ये इसमें क्या होता है, सक्सेस हो जाता है, किस चीज में सक्सेस मिलती है इनको, तो ड्रू अवे द स्पेनिश, जो स्पेन की जो आपका डायनेस्टी थी, स्पेन का जो बर्बन किंगडम था, उन लोगों को वहां से हटाने में लोग सफल होते हैं, ठीक है। कब? 1860 में, 1860 में ये यहाँ विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स, मतलब जो वहाँ के लोकल किसान थे, जो स्थानीय किसान थे, उनकी सहायता लेके जो है ये उसके ऊपर अटैक करते हैं और 1860 में वो पूरी तरीके से सक्सीड हो जाते हैं। वो वहां से ड्रू अवे, मतलब वहां से उनको निकाल फेंकते हैं, किसको, स्पेनिश को, ठीक है। तो गैरीबाल्डी जो थे वो साउथ का जो पूरा रीजन था उसको जो है यूनिफाई करने में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। और फिर आपका जो काउ डी कैबोर था वो नॉर्दर्न पार्ट को पूरी तरीके से यूनिफाई करने में हेल्प करता है। अब बीच का ये पैपल स्टेट था, जिसने ये जो पुजारी वर्ग थे, उन्होंने जब ये देखा कि जो है इधर पार्ट से ये पूरा यूनिफाई हो गया, ये पार्ट जो पूरी तरीके से यूनिफाई हो गया, तो बीच में अब ये पुजारी बेचारे जो है अब ये कैसे युद्ध कर पाएंगे, ये वॉर नहीं करते, ये खुद ही सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो इटली है, जो 7 स्टेट्स में पहले डिवाइड हुआ करता था 19th सेंचुरी में, अब वो पूरी तरीके से यूनिफाई हो चुका था। और फिर जो है लास्ट में आपका क्या है, 1861 में विक्टर इमैनुअल जो थे, उनको पहला जो है क्या किया जाता है, विक्टर इमैनुअल सेकंड, इनको जो है यूनिफाइड इटली का पहला जो है रूलर मान लिया जाता है, पहला रूलर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। समझ में आया यूनिफाइड इटली कैसे था? इन शॉर्ट समझते हैं कि पहले शुरुआत 19th सेंचुरी में क्या था, इटली जो है 7 स्टेट में डिवाइड था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है? 7 स्टेट में डिवाइड था, जिसमें से केवल एक स्टेट में जो है वहां का जो सार्डिनिया पिडमोंट रीजन था, वहां पे इटालियन प्रिंसली हाउस के रूलर रूल करते थे, ठीक है। तो वहां के जो प्रोमिनेंट, आप कह सकते हो कि प्रोमिनेंट कैसे तो विचारक थे या फिर फिलोसफर थे या फिर हिस्टोरियंस थे, जिसका नाम था गुस्पी मैज़नी, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशनरी थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम क्या था, यंग यूरोप एंड यंग इटली। उसकी सहायता से ये यूनिफिकेशन करने का ट्राई करते हैं, बट 1831 एंड 1848 दो ट्राई करते हैं, बट दोनों बार ही ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो है आपके जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब मैं जो है पूरी अखंड इटली बना के रहूंगा, ठीक है। तो फिर वो अपने जो इंचार्ज होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको चार्ज देते हैं, जिसका नाम था कैमिलियो काउंट डी कैबोर, ठीक है। उनको चार्ज देते हैं। फिर वो क्या करता है, जो नॉर्दर्न पार्ट था जिसपे आपका ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग अंपायर रूल कर रहा था, उसको जो है वो जाके वहां पे डिफीट करते हैं। कैसे डिफीट करते हैं? क्योंकि जो कैबोर था कोई डिप्लोमेट पर्सन था, उसके अच्छे रिलेशन थे किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो फ्रांस की हेल्प से वो जाके जो है उस पर अटैक करता है और उस रीजन को वो जो है यूनिफाई करने में सक्सीड होता है, ठीक है, सक्सेस मिलता है उसको। फिर जो आप कैंडी कैवोर था वो आपका ना ही रिवॉल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था, ठीक है। ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और 1859 में वो नॉर्दर्न पार्ट को जो है यूनिफाइड इटली में शामिल कर लेता है। फिर साउदर्न पार्ट की जब बारी आती है तो वहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रोमिनेंट पर्सन है, जिसका नाम क्या है, आपका गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, ठीक है। वो क्या करता है 1859 में, आपकी क्या करता है वो 1860 में, सॉरी 1860 में वो वहां के लोकल पीजेंट्स की हेल्प से, जो लोकल पीजेंट्स से कहा के द टू किंगडम ऑफ सिसिलीज, जहाँ पे अंपायर हुआ करता था किसका, बॉर्बन किंगडम का, ठीक है। तो वहां पे जाके वो अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ वहां के लोकल पीजेंट्स, जो स्थानीय किसान थे, उनकी सहायता से वहां पे वो अटैक करता है और 1860 में जो है वहां से जो है स्पेनिश वर्ग को वो ड्यू अवे कर देता है, वहां से भगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से साउदर्न पार्ट में जो आपका इटली में यूनिफाई हो गया। तो अब नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट दोनों यूनिफाई हो चुका था। तो बचता आपका जो सेंट्रल वाला पार्ट, जिसमें आपके पोप वर्ग रह रहे थे, पोप जो पैपल स्टेट था, वो ये देखते हैं कि जब नॉर्दर्न पार्ट पूरी तरीके से यूनिफाई हो गया, साउदर्न पूरी तरीके से यूनिफाई हो गया, तो बीच में हम पुजारी बेचारे जो है कैसे ही वॉर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो खुद ही सरेंडर कर देते हैं और इस तरीके से आपका इटली पूरी तरीके से यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। अब इटली यूनिफाई हो गया तो 1861 में जो है क्या होता है, 1861 में आपके जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है, उनको पहला जो है कह सकते हो यूनिफाइड इटली का पहला रूलर जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है।
तो आई होप आपको इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कैसे आपको आंसर लिखना है अगर आपके पेपर में आएगा, तो ये भी चीज़ें आप समझ गए होंगे। प्रोमिनेंट इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन-कौन से हैं, आपको गिउसेपे मैज़नी के बारे में याद रखना है, विक्टर इमैनुअल के बारे में याद रखना है और कैमिलियो काउंटी कैबोर के बारे में याद रखना है और फिर जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है कौन? गिउसेपे गैरिबाल्डी, ठीक है? इतनी चीज़ों के बारे में, इतने लोगों के बारे में आपको याद रखना है और ये प्रोसेस याद रखना है कि 7 स्टेट में डिवाइड था, उसके बाद कैसे-कैसे क्या चीज़ें हुई। और ये भी आपको जो है इतनी भी इसका ध्यान रखना है कि जो नॉर्दर्न पार्ट में कौन रूल कर रहा था, साउदर्न पार्ट में कौन रूल कर रहा था, सेंट्रल स्टेट में जो पेपल स्टेट था, ये चीज़ें आप मैप से देखिएगा, आराम से चीज़ें आपको याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगी, आप बहुत ही अच्छा लिख के आओगे, ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको अपने क्लास के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आज यूनिफिकेशन ऑफ इटली को अच्छे तरीके से समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।